आज हम लोग इंडक्शन मोटर से संबंधित आगे कुछ चर्चा करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि जब इसमें स्टेटर में सप्लाई देते हैं तो स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारे रोटर से कटने लगता है। परिवर्ती फ्लक्स एक तरह से कटना चाहिए, तो वो एसी सप्लाई हम लोग जब देते हैं तो इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है और वो हमारे स्टेटर का फील्ड जो है रोटर वाइंडिंग से कटता है, तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब आपने पढ़ा कि स्टार्टिंग के समय जिस समय ये स्थिर होता है, यानी स्टार्टिंग के समय हमारा रोटर स्थिर है। रोटर कब स्थिर है? हाँ, स्टार्टिंग के समय, पोस्ट में स्टार्टिंग के समय। तो स्टार्टिंग के समय हमारा रोटर स्थिर है। ऐसी दशा में हमारे स्टेटर का मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो इस रोटर वाइंडिंग से कट जाता है और कटने पर इसमें जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 प्रेरण के कारण इसमें जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 वोल्ट का उत्पन्न हो जाएगा। जब इसमें E2 वोल्ट उत्पन्न होगा तो धारा इसमें शॉर्ट सर्किट है, इसलिए धारा I2 बहने लगती है। धारा I2 बहने लगेगी तो ये चुंबकीय हो जाएगा और दोनों का चुंबकीय क्षेत्र टकराने लगेगा, तो बल F2 लगने लगेगा। और फिर बल F2 जब लगेगा तो बल आघूर्ण लगने लगेगा, जो इसे ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा, तो टार्क T2 हो जाएगा। और सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो है के बराबर इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अगर रोटर की फ्रीक्वेंसी को F2 से डिनोट करें तो F2 बराबर F रहे। ये है सप्लाई फ्रीक्वेंसी। सप्लाई फ्रीक्वेंसी उस समय हमारे रोटर फ्रीक्वेंसी और सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान सेम होगा। यानी अब आप कहेंगे कि ये 50 हर्ट्ज का है तो F2 का भी मान 50 हर्ट्ज होगा, और आपका जो सेकेंडरी में या रोटर वाइंडिंग में जो वोल्टेज बनेगा, विद्युत वाहक बल E2 वोल्ट बन रहा है, उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज। जो धारा बह रही है I2 उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होगी। आवृत्ति क्या है? प्रति सेकेंड चक्रों की संख्या। प्रति सेकेंड चक्रों की संख्या आवृत्ति का नाम। तो अब यही आवृत्ति हम लोग देखेंगे। यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि जब रोटर स्थिर है तब हमारे आवृत्ति का मान, सप्लाई आवृत्ति का मान जो है हमारे रोटर की आवृत्ति का एकदम सेम है। दोनों बातें बराबर हैं, चाहे आप ऐसे कहिए और चाहे ऐसे कहिए, दोनों बातें बराबर हैं। यानी सप्लाई आवृत्ति जितना होगी उतना हमारे रोटर में भी उस समय आवृत्ति होगी। ठीक। लेकिन जब रोटर हमारा नाचने लगता है तब हमारा जो है उस समय रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो हम लोगों ने कहा कि रोटर की फ्रीक्वेंसी जो है धीरे धीरे घटने लगती है। अब ये 50 हर्ट्ज से कम होने लगी और यहाँ तक कि 2 हर्ट्ज तक आ जाती है। तो उसी की अब हम लोग यहाँ पर गणना करेंगे, चर्चा करेंगे, देखेंगे कि हमारी रोटर की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। जब हमारा रोटर गति पकड़ लेगा तो उस समय फ्रीक्वेंसी क्या। तो अब हम लोग लिखते हैं रोटर आवृत्ति। क्या लिखते हैं? रोटर को हम लोग कहेंगे घूर्णक। क्या कहें? पोस्ट में घूर्णक आवृत्ति। तो आवृत्ति क्या? प्रति सेकेंड चक्रों की संख्या है। तो आवृत्ति जो निर्भर करती है तो लिख लें रोटर आवृत्ति। हम जानते हैं रोटर आवृत्ति, भले न जानते हैं लेकिन लिख लीजिए। क्या हम जानते हैं? चलिए
हम जानते हैं बेटा कि रोटर आवृत्ति स्टार्टिंग के समय, रोटर आवृत्ति स्टार्टिंग के समय, मोटर स्टार्टिंग के समय, ठीक है ना, पूरा लिख लीजिएगा। मोटर स्टार्टिंग के समय सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। यही बात यहाँ बताई गई कि स्टार्टिंग के समय जब हमारा रोटर स्थिर है तो ये सब सारी चीज़ें जो है, ये इतना जो ये सारी चीज़ें हैं, ये क्या होती हैं, ये मैक्सिमम, अधिकतम, और हमारी जो रोटर की आवृत्ति है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। तो यही अगली पॉइंट आप इसी में कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी जो एफ है वो सीधे समान अनुपाते होती है स्लिप स्पीड। किसके होती है समान अनुपात? हाँ, तो अगली पॉइंट आप यही लिखेंगे, अगली पॉइंट यही लिखेंगे इसमें। ये मान लीजिए कि पहली पॉइंट आपने लिख लिया, इसको दूसरी पॉइंट लिख देंगे कि रोटर आवृत्ति कामा सर्पी गति, इसे स्लीप स्पीड कहेंगे अथवा सर्पी गति, तो सर्पी गति के समानुपाती होती है समान अनुपाती होती है। अतः आपने लिख लिया गणित की भाषा में, अतः यह समान अनुपात है NS माइनस N, और N का मान क्या है? हाँ, रोटर आवृत्ति स्टार्टिंग के समय सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, और स्टार्टिंग के समय आपने लिखा, स्टार्टिंग के समय जो है n बराबर 0 होता है। स्टार्टिंग के समय मोटर की गति n क्या होती है? 0। तो आगे लिख लें स्टार्टिंग, चूंकि लिख लें, चूंकि स्टार्टिंग के समय मोटर स्टार्टिंग पूरा लिख लीजिएगा, स्टार्टिंग के समय मोटर की गति कैपिटल N बराबर 0 होता है। अतः आवृत्ति स्मॉल f समान अनुपाते NS माइनस 0। n का मान कितना रख देंगे? 0। अब समान अनुपाते का चिन्ह हटाने के लिए लिखेंगे f बराबर, जब समान अनुपाते का चिन्ह हटाना होता है तो किसी कांस्टेंट से, स्थिरांक से गुणा कर दिया जाता है और बराबर का चिन्ह लग जाता है। तो k गुणे अब हो गया ये NS। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब अगली पॉइंट लिख लें इसी में। अगली पॉइंट हम लोग लिखेंगे जब रोटर की गति कैपिटल N हो, तब
रोटर आवृत्ति एफ आर कहेंगे, तब क्या कहेंगे? रोटर फ्रीक्वेंसी एफ आर, तब हो जाएगा एफ आर बराबर या एफ आर समान अनुपात है एन एस माइनस एन। अब यही है, लिखे हैं ना, लेकिन स्टार्टिंग के समय एन 0 है, तो यहाँ एन का मान 0 रख दिया तो ये बन गया। अब मान लीजिए कि भाई स्टार्ट हो गई है मोटर और गति पकड़ लिया, अब वो चल रही है किस आरपीएम पर? एन आरपीएम। मोटर की गति एन आरपीएम हो गई, तब उस समय रोटर की फ्रीक्वेंसी को एफ आर मान लिया, तो एफ आर बराबर हो गया ये समान अनुपात है ऐसे। अथवा हम लोग कहेंगे, अथवा एफ आर बराबर के इंटू एन एस माइनस एस। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब आपने लिखा कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दें। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने, तो भाग देने पर बेटा लिख लें, तो भाग दे दें तो लिखेंगे एफ आर बराबर के इंटू एन एस माइनस एन पूरे के बटे समीकरण नंबर 1 ये लिखे हैं एफ बराबर के इंटू एन एस, ऐसे लिख लें। देखिए के से के कट जाएगा तो यही बराबर हो जाएगा एफ आर बटे एफ बराबर हो जाएगा एन एस माइनस एन बटे एन एस। देखिए ना, ये आ जाएगा बटे में, और इसी को हम लोग स्लिप कर, अभी आप लोगों ने पढ़ा एन एस माइनस एन बटे एन एस को ही क्या करते हैं? स्लिप करते हैं। एक फार्मूला, ये एक बहुत अच्छा जबरदस्त फार्मूला आ गया, तो इसको आपको याद रखना। अब देखिए ना, ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो कोई भी मान ज्ञात कर लें। ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ है, ये भी ज्ञात कर लेंगे, रोटर फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर लेंगे। यही दोनों मान दिया और कह रहा है स्लिप बताइए, तो भी इसी फार्मूले से स्लिप ज्ञात हो। अभी आप स्लिप के लिए ये फार्मूला पढ़ रहे थे, अब आप देखिए स्लिप का मान इस फार्मूले से भी आ जाएगा। यानी रोटर फ्रीक्वेंसी में सप्लाई फ्रीक्वेंसी से भाग दे दिया जाए तो भी स्लिप का मान ज्ञात हो जाए। ठीक है ना? और अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी में स्लिप से गुणा कर दिया जाए तो रोटर की फ्रीक्वेंसी उस समय ज्ञात हो जाएगी। बोलिए ना, तो ये फार्मूला है, इसे याद करना बहुत जरूरी है। एफ आर बटे एफ बराबर एन एस माइनस एन बटे एन एस बराबर स्लिप एस। अब चाहे स्लिप एस का मान इससे ज्ञात करिए चाहे इससे ज्ञात करिए। अब इसी फार्मूले को हम लोग अगली लाइन में ऐसे भी लिख लेंगे कि एफ आर यानी रोटर आवृत्ति बराबर हो गया यस गुणे एफ। क्या हो गया? अब इसी बात को हिंदी में कहेंगे, क्या कहेंगे? कहेंगे रोटर आवृत्ति, एन आरपीएम पर रोटर आवृत्ति। ठीक है ना? बराबर होगा स्लीप गुणे सप्लाई आवृत्ति। एफ क्या है? ये है एफ, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। यही लिखेंगे रोटर आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, रोटर आवृत्ति बराबर यानी गति अवस्था में रोटर की आवृत्ति। स्थिर अवस्था में तो हम लोग जान ही रहे हैं, स्थिर अवस्था में तो सेम उत्पन्न होगा, जितना यहाँ हो रहा उतना यहाँ सेम उत्पन्न होगा। लेकिन गति अवस्था में
गति अवस्था में रोटर आवृत्ति Fr हो गया, यही इसी को कहेंगे Fr बराबर है स्लिप गुणे या सर्पी गुणे सप्लाई आवृत्ति, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ये ऐसे भी कह सकते हैं। क्लियर हुआ? अगर ये फार्मूला याद है तो यह फार बराबर SF, यह फार बराबर SF, इससे भी याद रखिए। ये तो आपको याद है NS माइनस N बटे NS को स्लिप कहते हैं। अब ये भी फार्मूला याद कर लीजिए, एफ आर बराबर SF होता है या स्लिप S बराबर एफ आर बटे F हो जाएगा। F क्या है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। एफ आर क्या है? रोटर के घूर्णन की दशा में आवृत्ति। क्लियर हो गया? तो ये तो हमें फ्रीक्वेंसी रही। अब हम लोग देखते हैं कि रोटर में कितना घूर्णन के समय विद्युत वाहक बल बनेगा और स्थिर अवस्था में कितना बनेगा। ये तो चलिए अब अगली पॉइंट हम लोग लिखते हैं, अगली हेडिंग। रोटर अथवा घूर्णक में प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो हम लोग जानते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल भी जो है सर्पी गति के समानुपाती। बोलिए भाई। E बराबर हम लोगों ने पढ़ा है फाई ZN अपान 60 वोल्ट पढ़ा है, यही N। तो लिख लें, हम जानते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल कोष्ठ में E जो है बेटा कामा सर्पी गति NS माइनस N के समानुपाती होता है। समान अनुपाती होता है अतः स्टार्टिंग के समय मैक्सिमम उत्पन्न होगा। ठीक है ना? और स्टार्टिंग समय क्या होगा? अतः पहला लिखेंगे बेटा स्टार्टिंग के समय। क्या लिखेंगे? मोटर के स्टार्टिंग के समय जब मोटर गति कैपिटल N बराबर 0 होता है तब क्या हो जाएगा? आप लिखेंगे E समान अनुपात NS माइनस N से बेटा से हो जाएगा E समान अनुपात N का मान 0 है तो केवल हो जाएगा NS।
या फिर हो जाएगा E बराबर एक स्थिरांक समानुपाते का चिन्ह हटाने के लिए KNS। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। और जब हमारा रोटर गतिशील हो जाए, रोटर क्या हो जाए, हाँ अगली पॉइंट, जब रोटर की गति n RPM हो तब प्रेरित EMF कोष्ठ में ER करेंगे। क्या करेंगे, तब प्रेरित विद्युत वाहक बल ER माने रोटर विद्युत वाहक बल गतिक अवस्था ER, तब हो जाएगा ER समान अनुपाते NS माइनस, अभी इसकी भी गति जो है N हो गई है, कितना हो गया, हाँ तो माइनस N ऐसे हो गया। अथवा कहेंगे ER बराबर के गुणे कोष्ठ में NS माइनस ER। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे 2 में 1 से भाग देंगे, अगली पॉइंट लिखेंगे समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर तो भाग दे देते हैं हम लोग, तो लिखेंगे ER बराबर के इंटू NS माइनस N ऐसे लिख दिया, और पूरे के बटे लिख दिया E के NS। तो देखिए K से K कट गया, तो बराबर हो गया ER बटे E बराबर NS माइनस N पूरे के बटे NS, और ये बराबर हो गया स्लिप S। आ गया एक फार्मूला, ये भी आ गया, इसे भी याद कर। अब देखिए स्लिप यहाँ से इस फार्मूले से तो आएगा आएगा, और स्लिप जो है बेटा इस फार्मूले से भी आता हो गया, अतः ER बराबर हो गया S गुणे E, या फिर आप E2 कह सकते हैं। क्या कहें, हाँ इसमें उत्पन्न हो रहा है तो आप S गुणे E2 भी कह सकते हैं। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में E2 है तो S गुणे E2, तो ER बराबर हो गया S गुणे E2। ठीक, तो अब यहाँ से भी हम लोग स्लिप का मान, अगर जो है फुल रनिंग अवस्था की हमें जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल मालूम है, और वैसे तो E2 का मान मालूम है स्थिर अवस्था में, तो इन दोनों का भाग दे दें तो भी स्लिप ज्ञात हो जाएगा, अथवा स्लिप में इसका गुणा कर दें तो रनिंग अवस्था में जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ER का मान ज्ञात हो जाएगा, अथवा इससे इसमें भाग दे दें तो इसका मान डायरेक्ट ज्ञात हो जाएगा, उसी को स्लिप भी कहते हैं। तो ये बातें आपको आज बताई गई कि प्रेरित विद्युत वाहक बल और उनकी आवृत्ति रोटर में कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, और रोटर का जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा EMF कितना होगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त किया जाता है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं।